नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। संविदा शिक्षक वर्ग 2 की आपकी क्लासेस चल रही है, स्टार्ट की है हमने। और उसी के अंतर्गत आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है पत्र लेखन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो आपका सिलेबस आया है उसमें पत्र लेखन भी एक टॉपिक है। तो पत्र लेखन जो टॉपिक है वो हमने आज आपके लिए लिया है। एक ही क्लास में पूरा टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो अवश्य देखें, अंत तक पूरी वीडियो आपको देखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आपको बने रहना है हमारे साथ अंत तक। ठीक है, एक ही क्लास में पूरा टॉपिक हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले पत्र लेखन के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रारूप लेखन। ठीक है, क्या देखेंगे हम यहाँ पर प्रारूप लेखन कि प्रारूप लेखन क्या होता है यहाँ पर। तो प्रारूप लेखन क्या होता है, तो जब शासकीय पत्र या अर्धशासकीय पत्र या परिपत्र या अधिसूचना या ज्ञापन या प्रश्नांकन, ठीक है, इनको लिखने से पूर्व जो कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है उसे हम प्रारूप लेखन या प्रारूपण या आलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? प्रारूप लेखन, प्रारूपण या आलेखन कहते हैं। यानी कि हम जो कच्चा फॉर्मेट तैयार करते हैं, जो कच्चा मसौदा तैयार करते हैं, ठीक है, इन सभी पत्रों को लिखने से पूर्व, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रारूप लेखन या प्रारूपण या आलेखन कहते हैं। ठीक है, इन तीन नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि प्रारूप लेखन क्या होता है। अब बात आती है पत्र लेखन की। तो जब प्रारूप पर किसी उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाते हैं, ठीक है, कोई उच्च अधिकारी होता है और उसके हस्ताक्षर जब प्रारूप पर हो जाते हैं एवं जावक विभाग के द्वारा उसे बाहर की तरफ प्रेषित कर दिया जाता है। ठीक है, आपने पत्र में देखा होगा ऊपर की साइड में जावक क्रमांक या जावक विभाग का नाम ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो जब जावक विभाग के द्वारा उसे बाहर की तरफ प्रेषित कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पत्र कहते हैं। तब वह क्या कहलाता है? हमारा पत्र। तो प्रारूप लेखन से ही हम सीखेंगे कि पत्र क्या होता है। तो प्रारूप लेखन में हमने सीखा कि जो कच्चा मसौदा तैयार करना रहता है वो आपका प्रारूप लेखन, प्रारूपण या आलेखन कहलाता है। और जब उस पर किसी उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाते हैं और जावक विभाग के द्वारा उसे जावक क्रमांक डालकर बाहर की तरफ प्रेषित कर दिया जाता है, तब वह क्या कहलाता है? पत्र कहलाता है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यापम ने जो आंसर माना है वो माना है 5 प्रकार। ठीक है, वैसे तो विभिन्न प्रकार के पत्र होते हैं, लेकिन व्यापम का जो आंसर है पिछली परीक्षाओं के आधार पर, तो व्यापम ने माना है 5 प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है आपको कि व्यापम के अनुसार पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यापम के अनुसार पत्र के जो होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। तो आपको यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न मिले तो उसमें 5 प्रकार आपको आंसर लगा देना है। अब सबसे पहले हम पत्र की बात करते हैं। तो हमारा प्रारूप लेखन हमने आपको बताया, उसके बाद पत्र लेखन क्या होता है, पत्र क्या होता है, उसकी परिभाषा आपको बताई। अब चलते हैं पत्र पर। ठीक है, तो सबसे पहले पत्र की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पत्र आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, शासकीय या सरकारी पत्र। ठीक है, पहला पत्र कौन सा है आपका? शासकीय, जिसे हम सरकारी भी कहते हैं। शासकीय पत्र या आपका कौन सा? सरकारी पत्र। ठीक है, शासकीय या सरकारी पत्र, इसके बारे में हम यहाँ पर आपको चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पत्र हमारा जो होगा वो कौन सा होगा? शासकीय पत्र या जिसे हम सरकारी पत्र भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? तो शासकीय या सरकारी पत्र को हम कार्यालयीन पत्र के नाम से भी जानते हैं। और जब किसी सरकारी कार्यालय द्वारा दूसरे सरकारी कार्यालय या अन्य व्यक्ति को पत्र भेजा जाता है तो उसे सरकारी अथवा शासकीय पत्र कहते हैं। तो आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछ सकते हैं, और यदि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बने कि सरकारी पत्र को क्या कहते हैं, तो कार्यालयीन पत्र भी ऑप्शन में रहेगा, तो वो हमको आंसर लगा देना है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, विवरणात्मक यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो शासकीय या सरकारी पत्र को कार्यालयीन पत्र भी कहते हैं। और जब किसी एक सरकारी कार्यालय द्वारा दूसरे सरकारी कार्यालय या किसी अन्य व्यक्ति को पत्र भेजते हैं तो उसे सरकारी या शासकीय पत्र हम कहते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार के फॉर्मेट में लिखा जाता है? तो फॉर्मेट आपको चित्र में यहाँ पर डायग्राम के द्वारा दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रमांक, विभाग क्रमांक, जावक क्रमांक, इस प्रकार यहाँ पर हम लिखते हैं। आपके जो राइट साइड है इधर हम दिनांक डालते हैं, फिर प्रति लिखते हैं। ठीक है, प्रति के बाद हम किसे लिख रहे हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। फिर विषय आता है आपका, फिर संदर्भ आता है कि किस संदर्भ में लिख रहे हैं, फिर आपका महोदय लिखते हैं। और फिर हम जो अपनी चर्चा करते हैं वो जो लिखते हैं वो अन्य पुरुष में हमेशा लिखा जाता है। किस पुरुष में लिखा जाता है? वह लिखा जाता है आपका अन्य पुरुष में।
उसके बाद हम जो प्रतियां संलग्न करते हैं वो यहाँ पर आपको संलग्न करके जो भी चीज संलग्न करेंगे वो लिखेंगे और इधर बहुधी लिखकर हम यहाँ पर अपना पत्र पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको किस प्रकार शासकीय या सरकारी पत्र लिखा जाता है उसका फॉर्मेट हमने बताया, उसकी परिभाषा दी। अब शासकीय या सरकारी पत्र के अंग क्या क्या होते हैं, ठीक है, शासकीय सरकारी पत्र के अंग क्या क्या होते हैं इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला है आपका सबसे पहला कार्यालय का नाम। सबसे पहला क्या है, कार्यालय का नाम। तो पत्र के सबसे ऊपर मध्य में यानी बीच में कार्यालय का नाम लिखा होता है जो कि 2-3 पंक्तियों में होता है। जैसा कि आपको फॉर्मेट में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 2-3 पंक्तियों में पत्र के सबसे ऊपर की ओर मध्य में आपका कार्यालय का नाम लिखा होता है जो कि 2 से 3 पंक्तियों का होता है, ठीक है। फिर दूसरा अंग क्या होगा इसका, तो दूसरे अंग की यदि चर्चा करें तो दूसरे अंग में क्रमांक होता है। क्या होता है आपका, क्रमांक। तो क्रमांक में क्या क्या रहता है, कार्यालय के नाम के नीचे ये जो 3 पंक्तियां हैं यहाँ पर, इसके बाद इसमें कार्यालय का नाम होता है और इसके नाम के नीचे बाईं ओर क्रमांक का उल्लेख रहता है, ठीक है, बाईं ओर में यानी लेफ्ट साइड में क्रमांक का उल्लेख रहता है। अब क्रमांक में क्या क्या होता है, विभाग का संक्षिप्त नाम हो सकता है, फाइल क्रमांक होता है और जावक क्रमांक होता है, ठीक है। विभाग का संक्षिप्त नाम भी हो सकता है, फाइल क्रमांक भी होता है, जावक क्रमांक भी होता है। उसके बाद क्या आता है आपका, तो उसके बाद जो आ जाता है आपका वो आ जाता है दिनांक। क्या आ जाती है उसके बाद, उसके बाद जो आ जाती है आपकी वो होती है दिनांक, ठीक है। तो दिनांक कार्यालय के नाम के नीचे तथा क्रमांक के सामने दाईं तरफ रहता है यानी राइट साइड में रहता है। कार्यालय का जो नाम सबसे ऊपर मध्य में लिखते हैं उसके नीचे तथा क्रमांक के सामने जो क्रमांक हम लिखते हैं उसके सामने दाईं ओर दिनांक हमको डालना होती है। कभी कभी टंकित दिनांक कटा हुआ भी रहता है, कभी कभी किसी किसी पत्र में देखा होगा आपने टंकित यानी टाइप किया हुआ जो दिनांक रहता है वो कटा हुआ भी होता है आपका। उसके बाद आता है आपका प्रति, ठीक है। तो क्रमांक के नीचे बाईं तरफ प्रति का उल्लेख रहता है, बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में क्रमांक के जस्ट नीचे बाईं तरफ प्रति का उल्लेख रहता है। इसमें 3 पंक्तियां होती, कितनी पंक्तियां होती, इसमें 3 पंक्तियां। कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहली पंक्ति में होता है अधिकारी का नाम तथा पद, जिस अधिकारी को लिख रहे हैं हम उसका नाम होता है और उसका पद वहां पर हम लिखते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है कार्यालय का नाम और तीसरे नंबर पर आ जाता है कार्यालय का स्थान और पता, ठीक है, कार्यालय कहाँ पर है वो यहाँ पर हमको लिखना रहता है। फिर पांचवा जो अंग रहता है आपका वो रहता है विषय, ठीक है। विषय में क्या होता है, तो प्रति के नीचे बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में विषय का उल्लेख रहता है। विषय में विषय वस्तु को शीर्षक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, विषय का उल्लेख रहता है बाईं तरफ प्रति के नीचे। और विषय में जो विषय वस्तु हम लिखने वाले हैं उसका शीर्षक क्या होता है, उसको शीर्षक के रूप में हमें यहाँ पर प्रस्तुत करना रहता है। उसके बाद आपका आ जाता है छठे नंबर पर जो आपका सरकारी या शासकीय पत्र का अंग होता है संदर्भ, ठीक है। तो विषय के नीचे बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में इसका उल्लेख रहता है। संदर्भ में 2 बातों का ध्यान रखा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संदर्भ में किन 2 बातों का ध्यान रखना होता है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पहला, यह तब लिखा जाता है जब किसी पत्र के प्रति उत्तर में पत्र लिखना हो, ठीक है। यह संदर्भ कब लिखा जाता है, जब किसी पत्र के प्रति उत्तर में पत्र लिखना हो। और दूसरा, स्मरण या अनुस्मारक पत्र में। स्मरण पत्र यानी हमने एक बार पत्र भेज दिया है फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, उसमें देरी हो रही है, तो एक स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र हम उन्हें भेजते हैं, तब आपको संदर्भ लिखना होता है। फिर आपका जो 7वां पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, 7वां जो अंग आ जाता है वो होता है महोदय। तो संदर्भ के नीचे बाईं तरफ संबोधन में महोदय का उल्लेख रहता है क्योंकि सरकारी पत्र औपचारिक होता है, यह अनौपचारिक नहीं होता है, ये होता है औपचारिक। तो संदर्भ के नीचे बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में संबोधन में महोदय का उल्लेख रहता है। क्यों रहता है, तो इसका कारण भी यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है, क्योंकि सरकारी पत्र आपका कैसा होता है, अनौपचारिक होता है, ठीक है। फिर आपका जो 8वां इसके अंतर्गत अंग आता है वो कौन सा रहता है, विषय वस्तु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यह पत्र का मुख्य भाग होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह पत्र का कौन सा भाग होता है, तो यह पत्र का मुख्य भाग होता है, अर्थात पत्र का शरीर होता है, ठीक है, पत्र का शरीर यही होता है। यह हमेशा अन्य पुरुष में लिखते हैं, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है, हमेशा अन्य पुरुष में ही लिखा जाता है। विषय वस्तु के अंत में कृपा करें, सधन्यवाद, धन्यवाद आदि शब्दों का प्रयोग न करें, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये शासकीय या सरकारी पत्र है, इसे हम कार्यालयीन पत्र भी कहते हैं, तो इसमें इन वर्डों का, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। कौन कौन से,
कृपा करें, सधन्यवाद, धन्यवाद, इन शब्दों का प्रयोग हमें यहाँ पर नहीं करना है। अब अगला जो अंग आता है इसमें रहता है संलग्न। जैसा हमने आपको फॉर्मेट बताया था डायग्राम, उसका ही यहाँ पर हम विवरणात्मक विवरण कर रहे हैं। ठीक है, तो संलग्न में क्या रहता है, यह विषय वस्तु के नीचे बाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, विषय वस्तु के नीचे लिखते हैं इसको हम, और बाईं ओर लिखते हैं यानी लेफ्ट साइड में लिखते हैं। इसमें मुख्य पत्र के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेजों की सूची भी होती है जो भेजे जाने अनिवार्य होते हैं। संलग्न में कहां पर लिखते हैं संलग्न, तो विषय वस्तु के नीचे बाईं तरफ लिखा जाता है, और इसमें मुख्य पत्र के साथ भेजने वाले दस्तावेजों की सूची होती है जो भेजे जाने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, अनिवार्य जो दस्तावेज होते हैं उनकी सूची रहती है कि कौन कौन से दस्तावेज हमने भेजे। अब इसको लिखने का क्या मतलब है कि यदि हम उनको अटैच करते हैं तो वो कहीं इधर उधर छूट जाए तो आपको वहां पर उनकी सूची दिख जाती है कि कौन कौन से दस्तावेज भेजे हैं। ठीक है, अब अगला जो आपका 10वां पॉइंट रहेगा वो होगा स्वयं निर्देश। तो विषय वस्तु के नीचे तथा संलग्न के दाईं ओर यानी राइट साइड में इसका उल्लेख रहता है। क्योंकि शासकीय पत्र औपचारिक होते हैं जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया, अतः भौदी एवं भवनिष्ठ जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ये औपचारिक होते हैं, इसलिए यहाँ पर भौदी एवं भवनिष्ठ जैसे शब्दों का प्रयोग हमें करना रहता है। तो ये आपके शासकीय और सरकारी पत्र, जिसे हम कार्यालयीन पत्र भी कहते हैं, उसके अंग हो गए। इस प्रकार से हमको पत्र को डिजाइन करना रहता है, लिखना रहता है। अगला जो आपका पत्र आ जाता है दूसरा पत्र, वो कौन सा पत्र होता है, तो दूसरा जो पत्र होता है वो होता है अर्धशासकीय पत्र। अब अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा क्या होती है ये हमें यहाँ पर देखना है। तो जब सरकारी कार्य में कोई अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेता है, ठीक है, जब कोई सरकारी कार्य हो और उसमें कोई अधिकारी वो व्यक्तिगत रुचि लेता है तो उसे अर्धशासकीय पत्र हम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र। ये इसका फॉर्मेट हमने यहाँ पर आपको दिया है कि ये किस प्रकार डिजाइन किया जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है। तो इसमें भी पहले आपको यहाँ पर 3 ऊपर पंक्तियां दी गई जिसमें नाम लिखना पड़ेगा, क्रमांक, विभाग क्रमांक, जावक क्रमांक होता है, दिनांक होती है, प्रति होता है, फिर विषय, संदर्भ। इसमें महोदय की जगह प्रिय श्री का प्रयोग करते हैं और ये उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ का इसकी विशेषता यदि हम देखें तो विशेषताएं कौन कौन सी होगी इसकी, ये हमको देखना है यहाँ पर। तो पहली जो विशेषता है, किसी अधिकारी के पद के बजाय सीधे नाम से पत्र लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अधिकारी का पद नहीं देखा जाता है बल्कि व्यक्तिगत रुचि लेता है वो, इसलिए हम उसके सीधे नाम से पत्र लिखते हैं। ठीक है, संबोधन में प्रिय श्री जैसे शब्दों का प्रयोग महोदय के स्थान पर किया जाता है। अब संबोधन यदि हम करते हैं, यहाँ पर संबोधन करना रहता है तो उसमें प्रिय श्री जैसे शब्दों का प्रयोग महोदय के स्थान पर किया जाता है, यानी महोदय का प्रयोग हम नहीं करते, प्रिय श्री जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो आपका पॉइंट हो जाएगा इसकी विशेषताओं के अंतर्गत वो हो जाएगा, इसमें विषय वस्तु उत्तम पुरुष में लिखी जाती है, यानी कि यहाँ पर उत्तम पुरुष में लिखना विषय वस्तु अनिवार्य होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष में लिखना विषय वस्तु को अनिवार्य होता है, ये अन्य पुरुष में नहीं लिखी जाती। चौथा जो पॉइंट है इसका, इसमें विषय वस्तु के अंत में कृपा करें, सधन्यवाद आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि शासकीय पत्र में नहीं कर सकते क्योंकि वो होता है औपचारिक। इसमें विषय वस्तु के अंत में हमें कृपा करें, सधन्यवाद, धन्यवाद जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है आपका 5वां पॉइंट, तो बहुधी के स्थान पर स्वयं निर्देश में शुभेच्छु या आज्ञाकारी जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है अर्धशासकीय पत्र में। और छठा पॉइंट है कि यह समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है। ठीक है, ये जिस स्तर का अधिकारी होता है वो अपने समान स्तर के अधिकारी को लिख सकता है। इस प्रकार से हम अर्धशासकीय पत्र लिखते हैं। अगला है आपका परिपत्र, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सर्कुलर। इसे इंग्लिश में हम सर्कुलर कहते हैं। ठीक है, तो जब एक सूचना एक साथ कई कार्यालयों में भेजी जाती है या जब एक सूचना को हम कई कार्यालयों में भेजते हैं तो उसे परिपत्र कहते हैं। ये किस प्रकार का होता है, तो इसका फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्रमांक, विभाग क्रमांक, जावक क्रमांक, दिनांक, प्रति, और यहाँ पर समस्त का प्रयोग हम करते हैं। फिर विषय, संदर्भ, फिर आपका जो विषय वस्तु लिखते हैं वह आती है आज्ञा से मध्य प्रदेश शासन, इस प्रकार आता है, और संलग्न आपके लेफ्ट साइड में रहता है यानी बाईं ओर रहता है। अब इसकी विशेषता यहाँ पर देखना हमें आवश्यक है। तो पहली विशेषता हो जाती है इसकी, परिपत्र सदैव उच्चाधिकारियों से अधीनस्थों को लिखा जाता है। उच्चाधिकारी जो होते हैं उनसे अधीनस्थ होते हैं उनको लिखा जाता है। इसका प्रारूप शासकीय पत्र के समान ही होता है। इसका जो प्रारूप है, इसका जो फॉर्मेट है वो शासकीय पत्र के समान ही होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में।
तीसरा है इसमें प्रति की तीनों पंक्तियों को रिक्त छोड़ा जाता है तथा समस्त लिख दिया जाता है। प्रति की जो तीनों पंक्तियां रहती है इसको रिक्त छोड़कर यानी खाली छोड़कर समस्त लिख देते हैं क्योंकि ये सभी के लिए लिखा जाता है। और चौथा इसका पॉइंट है इसमें संबोधन का उल्लेख नहीं रहता। ठीक है, इसमें संबोधन का कोई उल्लेख नहीं रहता जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पांचवा जो पॉइंट आ जाता है इसमें बहुधी के स्थान पर स्वयं निर्देश में मध्य प्रदेश शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये परिपत्र सर्कुलर इस प्रकार लिखा जाता है, इसकी विशेषताएं और इसका फॉर्मेट हमने आपको बताया। अगला है अनुस्मारक पत्र या अनुस्मरण पत्र, जिसे हम स्मरण पत्र भी कहते हैं। ठीक है, अनुस्मारक पत्र अनुस्मरण पत्र भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य पत्र का जवाब न आने की स्थिति में पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। जब मुख्य पत्र का जवाब न आता है तो इसी स्थिति में पुनः हमें स्मरण दिलाने के लिए याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे हम अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र भी कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया पूर्व में। अब अनुस्मारक पत्र 3 बार लिखा जाता है। ठीक है, कब कब लिखा जाता है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी पत्र लेखन, एक ही क्लास में हमने यहाँ पर आपका पूरा कवर किया है। तो अनुस्मारक पत्र 3 बार लिखा जाता है। पहली बार कब लिखा जाता है? जब मुख्य पत्र को 1 महीना हो जाता है, यानी मुख्य पत्र भेजने के 1 माह के बाद लिखा जाता है। दूसरी बार कब लिखा जाता है? जब प्रथम स्मरण पत्र भेज दिया जाता है और उसके बाद 15 दिन हो जाते हैं। प्रथम स्मरण पत्र हम भेज देंगे और उसके बाद 15 दिन हो जाएंगे, उसके बाद हम भेज सकते हैं। और द्वितीय स्मरण पत्र के 7 दिन के बाद हम इसे भेज सकते हैं। तो ये 3 बार लिखा जाता है, एक तो मुख्य पत्र के 1 महीने के बाद, दूसरा प्रथम स्मरण पत्र के 15 दिन के बाद और तीसरा द्वितीय स्मरण पत्र के 7 दिनों के बाद लिखा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है विवरण यहाँ पर हम दे रहे हैं अनुस्मारक या स्मरण पत्र का। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है? तो इसकी विशेषताएं होती है, पहली विशेषता इसका प्रारूप शासकीय पत्र के समान होता है। इसका जो प्रारूप रहता है वो शासकीय पत्र के समान होता है। दूसरा है इसमें विषय वस्तु संक्षिप्त रहती है क्योंकि ये मुख्य पत्र में भेज दी गई होती है। ठीक है, इसमें जो विषय वस्तु रहती है वो संक्षिप्त में होती है। क्यों? क्योंकि यह पहले जो मुख्य पत्र लिखा हुआ होता है उसमें हम भेज देते हैं। क्योंकि यह आपका स्मरण पत्र होता है इसलिए इसमें संक्षिप्तता हम रखते हैं। तीसरा जो आपका पॉइंट है इसकी विशेषताओं में वो है विषय वस्तु अन्य पुरुष में लिखी जाती है। इसकी जो विषय वस्तु होती है वह हम अन्य पुरुष में लिखते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरे स्मरण पत्र की भाषा कठोर एवं सख्त होती है, क्योंकि हमारे पास जब मुख्य पत्र भेज देते हैं उसके बाद अनुस्मारक पत्र 3 बार लिखने का मौका होता है, तो जो लास्ट वाला अंतिम वाला आपका पत्र होता है उसमें हमें कठोर भाषा का प्रयोग करना होता है जिससे कार्रवाई हो सके, हमारा कार्य सरलता से हो सके। तो इसकी भाषा कठोर एवं सख्त होती है। तो यह अनुस्मारक पत्र और अनुस्मरण तत्व होता है। अगला है प्रष्टांकन। अब प्रष्टांकन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रष्टांकन भी। जब मुख्य पत्र की सूचना उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को भी दी जाती है उसे प्रष्टांकन कहते हैं। जो मुख्य पत्र होता है उसकी सूचना उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को भी दी जाती है। ठीक है, मुख्य पत्र की सूचना संबंधित व्यक्तियों से अन्य व्यक्तियों को भी दी जाती है। जो संबंधित व्यक्ति होता है उसे तो दी जाती है, लेकिन उस संबंधित व्यक्ति से भी अन्य संबंधित व्यक्तियों को दी जाती है, तो उसे प्रष्टांकन कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है? तो पहली विशेषता होती है इसका जावक क्रमांक हमेशा बढ़ते क्रम में होता है। इसका जो जावक क्रमांक होता है हमेशा बढ़ते क्रम में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका विवरण चल रहा है। दूसरा है इस पत्र का प्रारूप लगभग शासकीय पत्र के समान ही होता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया अगला दूसरा वाला पॉइंट जो इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। लेकिन पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है चूंकि इसका जावक क्रमांक जो होता है वो हमेशा बढ़ते क्रम में होना चाहिए, यह आवश्यक है। अगला आ जाता है आपका विज्ञापन। तो विज्ञापन सरकारी कार्यालयों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जो सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती है उसे विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, जो सरकारी कार्यालय होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जो सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती है उसे विज्ञापन कहते हैं। जैसा कि आपने समाचार पत्रों जैसे दैनिक भास्कर पत्रिका आदि समाचार पत्रों में देखा होगा। इसकी विशेषताएं क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसकी पहली विशेषता है होती है कि इसकी जो विषय वस्तु होती है वो अन्य पुरुष में लिखी जाती है और इसमें दिनांक के बाद प्रतीक का उल्लेख नहीं रहता। जो दिनांक डालते हैं, जो डेट डालते हैं हम,
उसके बाद प्रति का उल्लेख नहीं होता है। अगला है विज्ञप्ति। आपने नाम तो सुना ही होगा विज्ञप्ति का। विज्ञप्ति क्या होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो किसी सरकारी अधिकारी की नियुक्ति, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर या पदोन्नति या सरकार का कोई नियम या कानून जब समाचार पत्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाता है तो उसे विज्ञप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विज्ञप्ति कहते हैं। अगर ये गजट में निकाल दे तो ये क्या कहलाएगी? अधिसूचना कहलाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। यदि इसे हम गजट में निकाल देते हैं तो ये क्या कहलाती है? अधिसूचना कहलाती है। तो विज्ञप्ति किसे कहते हैं? तो किसी सरकारी अधिकारी की नियुक्ति, उसका ट्रांसफर यानी स्थानांतरण या पदोन्नति या सरकार का कोई नियम कानून जब समाचार पत्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाता है तो उसे विज्ञप्ति कहते हैं। अगर ये गजट में निकाल दे तो इसे हम अधिसूचना कहते हैं। अब अधिसूचना क्या होती है? तो आपका अधिसूचना हमने यहाँ पर आपको डिटेल किया है कि जब राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति या पदोन्नति या पदावन्न या सरकार का कोई नियम कानून या आदेश वैधता के कारण जब गजट में प्रकाशित होता है तो उसे अधिसूचना कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका अधिसूचना भी और विज्ञप्ति भी। इसकी विशेषता क्या होती है अधिसूचना की? तो इसकी विशेषता होती है, पहली विशेषता, ये अन्य पुरुष में लिखी जाती है। दूसरी विशेषता होती है गजट में प्रकाशित होती है। तीसरी विशेषता होती है इसमें क्रमांक और दिनांक के बाद प्रति का उल्लेख नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। और चौथी जो विशेषता होती है, अंत में अधिसूचना में आज्ञा से मध्य प्रदेश शासन लिखा जाता है। जो अधिसूचना होती है उसके अंत में आज्ञा से मध्य प्रदेश शासन लिखा जाता है, जैसा कि आपने समाचार पत्रों में देखा होगा। अगला है ज्ञापन। ज्ञापन का नाम अभी फिलहाल में बहुत चर्चित है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, विभिन्न अधिकारियों के नाम से ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो जब किसी कार्यालय के उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों या कर्मचारियों को साधारण संदेश देना हो तो उसे ज्ञापन कहते हैं। ठीक है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को देना हो तो उसे कार्यालयीन ज्ञापन कहते हैं। इस आधार पर ज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक तो ज्ञापन और दूसरा कार्यालयीन ज्ञापन। ठीक है, अगला है आरोप पत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। पत्र लेखन के अंतर्गत सभी पत्रों को हमने यहाँ पर जो आपके लिए आवश्यक है उन सभी पत्रों को डिटेल करके यहाँ पर लेकर आए हैं और उनका विवरण हम यहाँ पर आपको दे रखे हैं। संविदा शिक्षक वर्ग 2 में पत्र लेखन टॉपिक आपका है सिलेबस के अंतर्गत, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक ही क्लास में आप पत्र लेखन पूरा पढ़ लीजिए। आरोप पत्र क्या होता है फिलहाल देखते हैं हम। जब कोई अधिकारी या कर्मचारी नियमों की अवहेलना करते हैं और कार्य सुचारू रूप से नहीं करते हैं तो उसके विरुद्ध वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो उसे पत्र दिया जाता है उसे आरोप पत्र कहते हैं। ठीक है, ये आपका आरोप पत्र भी हो गया यहाँ पर। अगला है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश क्या होता है? जब एक सूचना एक ही कार्यालय के अधिकारियों को दी जाती है, एक ही कार्यालय के अधिकारी हैं और एक ही सूचना उन्हें दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्यालय आदेश कहते हैं या कार्यालयीन आदेश कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? तो इसकी जो पहली विशेषता होती है यह भी अन्य पुरुष में लिखा जाता है और इसमें प्रति और संबोधन का उल्लेख नहीं होता है। प्रति का भी नहीं होता है और संबोधन का उल्लेख भी नहीं होता है। अगला इंपॉर्टेंट है आपका पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो पारिवारिक पत्रों का आदान प्रदान परिवार के सदस्यों या सगे संबंधियों के मध्य होता है, ये सभी जानते होंगे आप। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि संबोधन में क्या लिखना है, अभिवादन में क्या लिखना है और स्वयं निर्देश में क्या लिखना है। तो यदि पिता पुत्र को पत्र लिखते हैं तो प्रिय बेटा के नाम से संबोधन करते हैं। ठीक है, शुभाशीष अभिवादन में लिखते हैं और स्वयं निर्देश में लिखते हैं तुम्हारा शुभकांक्षी या तुम्हारा शुभाकांक्षी। यदि पुत्र पिता को पत्र लिखता है तो संबोधन में पूज्य पिताजी लिखा जाता है, अभिवादन में सादर प्रणाम लिखा जाता है और स्वयं निर्देश में आपका प्रिय बेटा लिखा जाता है। ठीक है, अगला माता पुत्र। यदि माता पुत्र को पत्र लिखती है तो प्रिय बेटा लिखा जाएगा संबोधन में, अभिवादन में शुभाशीष लिखा जाएगा और तुम्हारा शुभकांक्षिणी स्वयं निर्देश में लिखा जाता है। ठीक है, तुम्हारा शुभकांक्षिणी ये स्वयं निर्देश में लिखा जाता है। पुत्र यदि माता को पत्र लिखता है तो यहाँ पर पूज्य माता जी लिखा जाता है। ठीक है, सादर प्रणाम लिखा जाता है अभिवादन में और स्वयं निर्देश में लिखा जाता है आपका प्रिय बेटा। ठीक है, और एक मित्र यदि दूसरे मित्र को पत्र लिखता है तो प्रिय मित्रवल लिखा जाता है, सप्रेम नमस्ते लिखा जाता है और आपका अपना लिखा जाता है। उसके बाद गुरु शिष्य को यदि पत्र लिखता है तो जैसे गुरु शिष्य को पत्र लिख रहे हैं, जैसे दुर्गेश नाम के किसी अपने शिष्य को गुरुजी पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय दुर्गेश लिखेंगे, सुभाषिष अभिवादन में लिखेंगे और तुम्हारा शुभ चिंतक स्वयं निर्देश में लिखेंगे।
शिष्य गुरु को लिखते हैं तो श्रद्धेय गुरुजी चरण स्पर्श आपका शिष्य इस प्रकार लिखेंगे। और अन्य जो भी आपको दे रखा है यहाँ पर अग्रज अनुज को लिखते हैं, अनुज अग्रज को लिखते हैं, दो अपरिचित लिखते हैं। तो इस प्रकार से संबोधन, अभिवादन और स्वयं निर्देश लिखा जाता है। अब व्यवसायिक पत्र दो व्यापारिक संस्थानों, व्यापारिक संस्था और ग्राहक के मध्य लिखा जाता है। प्रेषक का नाम सबसे ऊपर दाहिनी तरफ होता है, इसमें नाम, पता, फोन नंबर, दिनांक होती है। बाईं तरफ पाने वाले का नाम, पता, संबोधन लिखने की प्रक्रिया इसमें नहीं है और सीधे विषय वस्तु ही लिख दी जाती है। इसी प्रकार आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र तो आप सभी ने लिखा होगा, किसी मंत्रालय, अधिकारी, स्कूल अथवा कॉलेज के प्राचार्य, प्रबंधक को लिखा जाता है। इसकी विशेषता होती है सर्वप्रथम कागज के बाईं ओर सेवा में लिखने के बाद पाने वाले का नाम पता होता है। संबोधन में हम महोदय शब्द का प्रयोग करेंगे। अभिवादन लिखने की परंपरा नहीं है। स्वयं निर्देश में बहुधी या आपका आज्ञाकारी लिखा जाता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसमें सभी पत्र हमने लगभग 15 से 20 पत्र आपको इसमें बताए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसमें सारे आपकी पत्र लेखन हमने बता दिए जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। तो ये आपकी पत्र लेखन एक ही क्लास में हमने आपको कवर कर दिया है। तो बने रहिए इसी प्रकार की क्लास के लिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।